कत्ल है कानून का, अन्याय कमला के साथ। देखा तुमने? अरे वो बेचारी कमला, सारी दुनिया जानती है कि दहेज कम लाने के कारण उसके सास ससुर उसका पति कितना जुल्म करते थे उस पर, और किस तरह उस पर घासले डालकर जिंदा जला दिया। और ये एडवोकेट बंसीलाल, वो उनके पड़ोस में रहता भी है, सब कुछ जानता भी है वो। फिर भी उस मक्कार ने अदालत में अपनी पैतरेबाजी और चालाकी से उस कमला की हत्या को आत्महत्या साबित करके उसके सास ससुर उसके पति को बाइज्जत रिहा करवा दिया। भाई ये तो गद्दारी है इंसाफ से। क्यों? इसमें गलती क्या है? क्या हर वकील की ड्यूटी नहीं होती कि वो अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करे? अरे भाड़ में गई ऐसी ड्यूटी। इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? बिल्कुल। इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, तो इसका यह मतलब नहीं कि इंसाफ दिलाने वाला भी चंद रुपयों के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, अपना जमीन बेच डाले। एक वकील का असूल होना चाहिए कि गुनहगारों को सजा दिलाए और बेकसूरों को बचाए, ये नहीं कि गुनहगारों को बरी करवाता रहे। अगर उस अदालत में जज की कुर्सी पर मैं होता तो सबसे पहले बेईमानी का मुकदमा चलाने वाले उस वकील को फांसी की सजा दिलाता, ताकि उसके बाद कोई भी वकील कोई झूठा केस लड़ने की हिम्मत ना कर सके। वाह 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 वाह। अगर मुझे पहले से पता होता कि आज तुम इतना खूबसूरत और जोशीला भाषण देने वाले हो, तो मैं तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला जरूर ले आती। भारती जी, आप माला का इंतजाम कीजिए, हम लोग शहनाई का इंतजाम करके आते हैं। अरे रे भारती, शहनाई का नाम सुनकर नई दुल्हन की तरह शर्मा गई। हाय विकी। हाय विकी। हाउ आर यू? अच्छा तो टाइम से आ गया यार, मेरे को ब्राउन शुगर देना यार। मुझे हेरोइन चाहिए यार। मुझे अफीम चाहिए। मुझे भी मिलेगा, सबको मिलेगा। जिसको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन आज हर चीज का दाम डबल। डबल? यस ऑफ कोर्स। 100 का माल 200, 200 का माल 400। ये तो गलत बात है यार। गलत बात है? जा दूसरी दुकान पकड़। नहीं यार, 100 ले चाहे 200 ले, कुछ भी ले यार, माल तो देना यार। ला दर्शन करा माल का। दे दे यार। विजय तुम? अच्छा, तुमने भी ब्राउन शुगर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वेरी गुड। भाई तुम्हें तो हम फ्री देंगे, टेक इट। बकवास बंद करो। कॉलेज के कंपाउंड में नशीली दवाइयां बेचते हो? कानून के कॉलेज में कानून पढ़कर कानूनी तोड़ते हो तुम। विजय साहब, हम कानून पढ़ते ही इसलिए हैं कि कानून तोड़ने के तरीके जान सके, उसकी कमजोरियों का फायदा उठा सके। तो फिर लानत है तुम्हारी पढ़ाई पर समझे, लानत है। लानत को मारो गोली, दौलत की सोचो, दौलत की। आज के जमाने में दौलत और शोहरत उसी वकील के पैर चूमती है जो झूठ को सच और गुनहगार को बेगुनाह साबित कर सके। मैं भी लॉ पास करके ऐसा ही वकील बनूंगा। तब तो तुम में और पैसों के लिए अपना जिस्म बेचने वाली वेश्या में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्या सुना? नहीं विजय, तुम कोई मारपीट नहीं करोगे। तुम चुप रहो। विजय, तुम्हें मेरी कसम। पिताजी आ गए हैं। बेटी कैसी है तू? अच्छी हूँ। कैसी रही आपकी ट्रिप? अरे तुम लोगों का चेहरा देखकर जाते हैं और कामयाब होकर वापस आते हैं। अरे धर्मपत्नी, ये क्या मेरी बेटी से किचन में काम करवा रही हो? ये सब बावर्ची कहाँ मर गए? पूछिए अपने लाडली से। जब से कॉलेज से आई है किचन में घुसी बैठी है, कह रही है पिताजी आ रहे हैं, ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, मुझे भी किचन से बाहर निकाल दिया। ये क्या बात है बेटी? हैं? पिताजी, आप विदेशी खाना खा खाकर बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अपने हाथों से बनाया हुआ असली हिंदुस्तानी खाना खिलाऊंगी। चलिए आप जल्दी से कपड़े बदल कर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ? बस बस। पिताजी ये लीजिए आपकी फेवरेट काली हाँ, दाल। ये तो भर कर डाल दो। बैठो बेटी, तुम भी खाओ। नहीं पिताजी, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। पिताजी, हाँ आपको खाना कैसे लगा? बेटी, तुमने खाना इतना लजीज बनाया है कि खाने वाला स्वाद के लालच में उंगली तो क्या प्लेट भी खा जाए। लेकिन बेटी, ये इस आओ भगत के पीछे राज क्या है? राज?
राज क्या होगा? राज तो कुछ भी नहीं। अरे बेटी, मैं सैकड़ों आदमियों की आंखें पढ़कर करोड़ों का बिजनेस करता हूँ, तो क्या अपनी बेटी की आंखें नहीं पढ़ सकता है? बोल बोल। पिताजी, दरअसल कल शाम को हमारे कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम है। गुड। आपकी बेटी भी हिस्सा ले रही है। वेरी गुड। माँ भी साथ आ रही हैं। वेरी वेरी गुड। और साथ में हमारे वेरी वेरी बिजी पिताजी को भी आना पड़ेगा। ओह नो, वेरी वेरी बैड। बेटी क्या है कि कल शेल्टन होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो पार्टी कैंसिल कर दीजिए। हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मिनिस्टर नारायण दास और फॉरेन के खास खास आदमी आने वाले हैं। लाखों नहीं करोड़ों रुपए की डील होने वाली है। अगर मैं नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। माँ, तुम्हें समझाओ ना इन्हें। देखिए, हमारे पास इतनी दौलत है कि 7 पुश्तें बैठकर खाएं तो भी खत्म नहीं होगी, तो फिर ये और लालच क्यों? देखो धर्मपत्नी, ये दौलत का पहिया जब एक बार पैर में लग जाता है ना, तो फिर बस आदमी नोटों और सिक्कों पर फिसलता ही चला जाता है। रुकना भी चाहे तो नहीं रुक सकता। आपको रोकने का एक रास्ता है मेरे पास। क्या? भूख हड़ताल। देखो बेटी, ये बेटी बेटी कुछ नहीं। अगर आप कल शाम को हमारे प्रोग्राम पर आने के लिए राजी न हुए तो मैं कल से नहीं, आज से, बल्कि अभी से खाना पीना बंद कर दूंगी। देख लिया तुमने धर्मपत्नी, बिल्कुल तुम पर गई है। गांधी जी के तरीके से अपनी हर बात मनवा लेती है, ब्लैकमेल करती है। अजी सेठ साहब, मैं कहता हूँ आप मान भी जाइए ना। अगर बेबी जी ने सुभाष चंद्र बोस का तरीका अपना लिया ना, तो मैं कहता हूँ प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। हाँ, बता दिया। ओके ओके। चलो भाई, तुम जीती हमारे, हम तुम्हारा प्रोग्राम देखने जरूर आएंगे। सच? हाँ। आप लोगों को चाहे जो डांस आइटम पसंद आया हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मिस कोनिका के डिस्को डांस को ही पहला इनाम दिया जाना चाहिए। कोनिका जी का डिस्को डांस देखकर मेरा रोम रोम झूम उठा। क्या उनकी कमर की लचक थी, क्या उनकी आंखों की मटक थी, क्या उनके पैरों की झटक थी। आय हाय 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 हाय, ये सब देखकर मुझे अपने जमाने की कुकू जी याद आ गई, हेलन जी याद आ गई, कुमकुम जी याद आ गई। दिमाग खराब हो गया। कोनिका जी से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर आकर अपना पहला इनाम स्वीकार करे। कोनिका जी। नमस्ते जी। कोनिका, इसे हार नहीं कब दीजिए। बहुत ही बेहतरीन डांस किया आपने। कोई और जगह होती तो मैं वंस मोर जरूर कहता। थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? जी, कोनिका। बड़ा प्यारा नाम है। और मेरे हिसाब से दूसरा इनाम उस डांसर को मिलना चाहिए जिसके डांस ने मुझे बंबई में बैठे बैठे बिना हवाई जहाज के सीधे टोक्यो पहुंचा दिया। मिस सुनीता। वंडरफुल डांस यू। थैंक यू। यस, टेक। टेक। थैंक यू। सर, सर क्या है? सर, एक प्राइज देना तो बाकी रह गया है। किसको? जी, मिस भारती को। ठीक है, बुलाओ। मिस भारती आए और अपना इनाम ले। मिस भारती। भारती, अगर तुम भी कोशिश करो तो कोनिका और सुनीता की तरह बहुत अच्छी डिस्को डांसर बन सकती हो। कोशिश करो। और क्या है कि तुम्हें भी बड़ा कप मिल सकता है। अब बड़ा नहीं तो छोटा सही, इसे स्वीकार कर लो। लो लो। दोस्तों, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हो रही हूँ कि मुझे पहला इनाम नहीं मिला, बल्कि इसलिए हो रही हूँ कि डिस्को डांस को पहला इनाम देने की जो कारण एमएलए साहब ने बताए, वो बड़े घिनौने, बेहुदा और वाहियात थे। एमएलए साहब जी। कल्चर यानी संस्कृति का मतलब जानते हैं आप? ये संस्कृति क्या है और कहाँ मिलती? हमारी पार्टी में तो नहीं मिलती, सॉरी। सुना आप लोगों ने? जो ये पूछता है कि संस्कृति कहाँ मिलती है, ऐसे घटिया आदमी को हमारे कॉलेज के सांस्कृतिक प्रोग्राम के फैसले की कुर्सी पर बिठाना हमारे कॉलेज के लिए शर्म की बात है। ये प्रोग्राम विदेश में नहीं बल्कि अपने ही देश में हो रहा है, और भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करना जिसे नहीं आता, ऐसे आदमी का एमएलए होना हमारे देश के लिए शर्म की बात है। कहावत है,
कि गधा क्या जाने जाफरान की कदर। ये जाफरान कौन है? कहाँ मिलता है? ये तो गधे को मालूम होगा। सॉरी। उसी तरह आप क्या जाने भारतीय नृत्य की खूबसूरती, उसकी नजाकत, उसकी खूबियां। किसी लड़की ने उल्टी सीधे झटके देकर नाच किया जैसे उसे फिट आ गई हो, और आपने उस पर आफरीन होकर उसे पहला इनाम दे दिया। आप अपने आप को एमएलए कहते हैं? ये एमएलए कौन है? कहाँ मिलता है? पान बड़ी की दुकान पर। अच्छा। अगर कोई औरत कपड़े उतारकर होटल में अधनंगी नाच नाचे तो उसे अश्लील ठहराकर सजा दी जाती है, लेकिन उसी किस्म के नाच को यहाँ मंच पर बेहतरीन ठहराकर उसे पहला इनाम दिया जाता है। एमएलए साहब, एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में जिस तरह का आइटम पेश करना चाहिए था, मैंने उसी तरह का आइटम पेश किया। वाह बेटी वाह, हमें फक्र है ऐसी बेटी के पिता होने पर, जो अपने देश की कला और उसके गौरव को नीचा होते हुए हरगिज नहीं देख सकती, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी रखती है। कीप इट अप। वाह, मैं इसे समझा रही हूँ कि इसने जो किया है वो गलत किया है, और आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं इसकी तरफदारी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सच्चाई की तरफदारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जो कह रही हूँ वो गलत है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है धर्मपत्नी। तुम जो कह रही हो एक तरफ वो सही है, और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी जो कह रही है वो भी सही है। वाह पिताजी, आप भी कुछ एमएलएज और एमपीज की तरह मौका देकर पार्टीज बदल रहे हैं। आज इसमें ताज्जुब की क्या बात है? हमें देखिए, हमें मौका मिला अपना शहर बदल कर यहाँ आ गए, फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। अशोक भैया जीते रहो, जीते रहो। कैसे हैं चाचा जी? अरे तेरा चाचा मजे में ही रहता है। भाई साहब, आप ऐसे अचानक? अचानक ही समझो भाभी। माँ, जिंदगी में जो अचानक होता है ना, वही सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है, उसी में थ्रिल है। क्यों चाचा जी? करेक्ट करेक्ट। मैं आपका कमरा तैयार करती हूँ। हाँ? अच्छा भाई, जरा खाने पीने का बंदोबस्त करो। बैठ किशोर, तू भी अजीब आदमी है, कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। पता कैसे चलेगा बड़े भैया? मैं जब भी आता हूँ, या तो आप लंदन में होते हैं, या टोक्यो में, या फिर स्विट्जरलैंड में। हाँ, भाई होते हुए भाई को देखने के लिए तरसता हूँ मैं। क्या बताऊं किशोर, अपना बिजनेस ही कुछ ऐसा है। लो। शरबत। हाँ, थैंक यू बिटिया, थैंक यू। बैठे बेटे। बड़े भैया, हाँ। अरे हमारी लाडली बिटिया इतनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? या बिटिया कुछ प्यार का चक्कर है? हाँ? अरे नहीं किशोर, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो लॉ कर रही है, और कहती है कि जब तक बैचलर ऑफ लॉ नहीं बन जाती तब तक डॉटर इन लॉ बनने के बारे में नहीं सोचूंगी। पागल है। हाय भारती, भारती हाय। हम इतना प्यार से मुस्कुराकर तुम्हें हाय हाय करते हैं, और तुम इतनी पत्थर दिल हो कि ना सुबह हाय करती हो ना शाम को बाय हाय। ऐसी भी क्या नाराजगी है हमसे? मुझे ऐसी बेहुदा बातें बिल्कुल पसंद नहीं। एक मिनट भारती, एक मिनट। कल तुम्हें दुख हुआ ना कि तुम्हारे डांस को पहला इनाम नहीं मिला? मैं देता हूं तुम्हें इनाम, ये लो पेन। जी नहीं शुक्रिया, मेरे पास बहुत सारे कलम हैं। तुम्हारे पास वो मामूली इंडियन कलम होंगे, ये इंपोर्टेड है, मेड इन जर्मनी। मुझे देखो, मेरी गाड़ी फॉरेन की है, मेरे कपड़े फॉरेन के हैं, मेरे जूते भी फॉरेन के हैं, मेरे चश्मे फॉरेन के हैं। एवरीथिंग ऑफ माइन इज मेड इन फॉरेन। तुम्हारा बाप भी फॉरेन का है क्या? लड़की पे हाथ उठाते तुझे शर्म नहीं आती? अबे जा जाओ लड़की के। विजय, विजय प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ये
मारामारी कैसी हो रही थी? मारामारी नहीं सर, वी प्लेइंग क्रिकेट। तो फिर ये खून कैसा? वो सर ऐसा बॉल फेंका कि इसका सर फट गया। ओ, जरा संभाल कर खेला करो। यस सर। जाओ फर्स्ट एड ले लो। डोंट वरी सर, मैं हूं ना, मैं सब करा दूंगा। यो, फर्स्ट एड चाहिए कि लास्ट एड? साला। बड़ी देशभक्त बनती फिरती हो। जानती हो तुम्हारा बाप क्या बिजनेस करता है? क्यों? क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना कोई जुर्म है? मगर वो क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है ये मालूम है तुम्हें? क्या? स्मगलिंग। स्मगलिंग करता है। बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्मगलर है तेरा बाप। खबरदार जो मेरे पिताजी के बारे में ऐसी बेहुदा बातें की तो। सच्चाई की बिजलियां इसी तरह से गिरती हैं भारती। इसलिए दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले खुद का दामन जांच लेना चाहिए। यकीन नहीं आता? नहीं आता यकीन तो जाके पूछ अपने बाप से कि वो क्या धंधा करता है। तुम्हारे इतने पैसे, इतनी गाड़ियां, इतने बंगले कहां से आए? जाके पूछ। क्या बात है बेटी, तू परेशान लग रही है? एक सवाल है जो मेरे दिल में चुभ रहा है। सवाल? कैसा सवाल? माँ, तुम पिताजी के बारे में क्या जानती हो? ये आज अचानक तुझे क्या हो गया? कैसी बातें कर रही? मैंने तुमसे एक सवाल किया है माँ, और मुझे उसका जवाब चाहिए। तुम मेरे पिताजी के बारे में क्या जानती हो? अरे तेरे पिताजी हैं, मेरे पति हैं, इस घर के लिए सब कुछ है। एक पति और पिता के अलावा इस घर के बाहर देश की नजरों में, लोगों की नजरों में वो क्या है? क्या है? तुम जानती हो लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि वो एक चोर और स्मगलर है। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत कम है माँ। मेरे तो खून के एक एक कतरे में आग लग गई जब मेरे कॉलेज की एक लड़की ने सारे कॉलेज के सामने मुझे बताया कि मेरे पिताजी एक स्मगलर हैं। जी में आया कि मैं उसी वक्त उसका गला दबाकर उसे खत्म कर दूं। वो कह रहा था कि ये बंगला, ये गाड़ियां, ये सारी ऐशो आराम की चीजें पिताजी ने स्मगलिंग के धंधे से कमाई है। खामोश। बहुत हो चुका। जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बाप पर किसी के कहने पर तो शक कर रही है। बेटी, लोग क्या कहते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं गवाह हूं तेरे पिताजी की गुजरी हुई जिंदगी की, उनकी गरीबी की, उनकी सच्चाई और ईमानदारी की। उन्होंने अपने खून की एक एक बूंद जला जला कर, पसीना बहा बहा कर कामयाबी की मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ियां बनाई। उन्होंने तुम्हारे और मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। अरे उन्होंने लोगों का बोझ तक उठाया जब हमारे पास तुझे दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं थे। उस समय तेरे पिताजी के दुख दर्द मैंने बांटे हैं, और आज जब वो कामयाबी की चोटी पर पहुंच गए हैं, तू पूछती है कि मेरे पति कौन है? वो बेटी जिसने मेरी कोख से जन्म लिया आज मेरे ही सुहाग की तरफ उंगली उठा रही है। माँ तुम इतने जज्बाती क्यों रही हो माँ? किसी ने मेरे पिता पर इल्जाम लगाया, मेरे दिमाग में जहर भर दिया। उसे दूर करने के लिए मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, तो क्या गुनाह किया? मैं अपने दिल की बात अपनी माँ से नहीं करूंगी तो और किससे कहूंगी?